बात करते हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, सेकेराइड का मतलब हो गया शुगर से, पॉली का मतलब होता है जब उनका जो नंबर है वो बजाय मोनो और ओलिगो से बियॉन्ड चला जाए। दैट मीन्स ओलिगो में हमने 2 to 20 की रेंज पढ़ी थी कि वहाँ पे ओलिगोसेकेराइड में जो रेंज होती है किसकी, मोनोसेकेराइड यूनिट्स की, वो 2 to 20 हो सकती थी, ठीक है। जिसमें से डायसेकेराइड एक एग्जाम्पल था कि उसमें 2 यूनिट्स होती थी, मोनोसेकेराइड रेसिड्यू की 2 यूनिट्स होती थी। जब यही सारी यूनिट्स बार बार मिल करके आपस में किसके थ्रू मिलती हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, ठीक है। तो वो जब कभी बियॉन्ड दी फ्रॉम 10 to thousands, ठीक है, थाउजेंड्स या 1000 से भी बियॉन्ड मिल करके ये मोनोसैकेराइड रेसिड्यू आपस में मिल करके एक ह्यूज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं या पॉलीमर फॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो इससे जो आपका मतलब सिलेबस है उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि पॉलीसेकेराइड के कैरेक्टर्स और उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिस्कस करना है, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जैसे अब ये इस बात से हमें क्या समझ में आया, फर्स्ट थिंग तो यही समझ में आई कि जो पॉलीसेकेराइड है वो मोनोसेकेराइड रेसिड्यू से ही मिलकर बना होता है। उसमें जो नंबर है मोनोसेकेराइड रेसिड्यू का वो क्या होता है कि वो उनकी रेंज क्या होती है, फ्रॉम 10 to यानी 10 से ज़्यादा ही होंगे और बियॉन्ड दी 1000 तक हो सकते हैं या फिर बियॉन्ड दी 1000 हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी निकल के आई वो आपस में ये सारी जो यूनिट्स हैं, ठीक है, मोनोमर्स हैं, जो यही मोनोसेकेराइड रेसिड्यू हैं, अब हम इन्हें मोनोमर्स कह सकते हैं। तो ये जो मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, जैसा कि डायसेकेराइड में था कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और दोनों रेसिड्यू आपस में जुड़ जाते हैं, वैसे ही इसमें सारी रेसिड्यू आपस में एक दूसरे से ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े रहते हैं। ये तो दूसरी बात हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसको अगर कॉमनली कहा जाए तो जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं, पहली बात तो ये चाहे एनिमल बैकग्राउंड की बात करें या प्लांट में, जब भी पॉलीसेकेराइड पाया जाता है तो वो एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सेल को जब भी नीड पड़ती है तो वो हमेशा पॉलीसेकेराइड की ही मदद लेता है। मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वो मिलती कहाँ से, जब भी कोई भी पॉलीसेकेराइड ब्रेक कर जाता है तो उस दौरान जो मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। रिलीज क्या होगा, मोनोमर्स रिलीज होंगे, दैट मीन्स ग्लूकोज या इसी तरह का कोई भी मोनोसैकेराइड रेसिड्यू, और वो फर्दर किस में, क्रेब्स साइकिल में जाएगा और फर्दर एटीपी जनरेट करता है जिससे एनर्जी मिलती है, ओके। तो ये तो खैर अनदर थिंग होगी। बात आ रही है कि इसकी प्रॉपर्टीज में थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुआ कि पॉलीसेकेराइड एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए या लाइफ लिविंग सेल के लिए। नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसका क्या कि कॉमनली इन्हें ग्लाइकन्स कहा जाता है, ठीक है, GLYCANS ग्लाइकन्स कहा जाता है। अगर इसके बाद में बात करें कि इस अब आती है बात कि पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी क्या है या कितने टाइप्स के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कि या उनका फंक्शन, एक बार क्लासिफिकेशन के लिए पॉलीसेकेराइड का क्लासिफिकेशन करने के लिए 2 तरीके थे, क्या कि या तो उनका हमने स्ट्रक्चर देखा उस बेसिस पे उसे क्लासीफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, या फिर हमने उनका फंक्शन देखा कि सेल में वो एक्चुअल में परफॉर्म क्या कर रहे थे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। इसी आधार पर 2 तरह के क्लासिफिकेशन या उन्हीं के बेसिस पे कैटेगरीज जनरेट करी गई हैं। पहला जो कैटेगरी है वो हमने उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे लिया है, ठीक है। उसी के बेसिस पे पॉलीसेकेराइड 2 तरह के होते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड कहलाता है, दूसरा वाला है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जब हम होमोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, यानी कि जब भी पॉलीमर, ये जो पॉलीसेकेराइड का जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, अगर उसमें जो मोनोमर है वो यूनिट सेम रिपीटिशन है, मतलब सेम यूनिट का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, तो वो कहलाएगा होमोपॉलीसेकेराइड। अगर इसकी बजाय केवल एक ही यूनिट नहीं, कोई और मोनोसेकेराइड रेसिड्यू मिल करके आपस में उनकी यूनिट्स जो एक कह सकते हैं मोनोमर बना रहे हैं, वो कोई 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिल करके बना है, यानी कि सेम नहीं है,
हीट्रो, तब वर्ड क्या लगेगा, हीट्रो। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, डिफरेंट मोनोसेकेराइड रेजिड्यू का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, तो जो पॉलीमर फॉर्म होता है वो कहलाता है हीट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब एक एक करके हम वन बाय वन एग्जांपल लेंगे। और इसी की ये तो हो गया कि पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर क्या था, उसके बेसिस पे इसको पॉलीसेकेराइड को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के टाइप्स बताए गए। दूसरा जो क्राइटेरिया लिया गया था वो क्या था, स्टोरेज, वो था फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, सेल में पॉलीसेकेराइड एक्चुअल में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे दो कैटेगरी दी गई। पहला हुआ स्टोरेज एंड सेकंड वन हुआ स्ट्रक्चरल। ठीक है, अगर प्लांट सेल का या एनिमल बैकग्राउंड का कोई ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहा था या स्ट्रक्चर बना रहा था, तो वो कहलाए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जब अगर, या फिर दूसरी कैटेगरी क्या थी, स्टोरेज की, यानी कि जब भी पॉलीसेकेराइड स्टोर फॉर्म में या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर रहा था, तब अगर उस तरह का जो कैटेगरी दी गई उसको क्या कहा गया, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। जैसे इसमें आ जाएगा, अगर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की बात करें तो स्टार्च है। जब भी पोटैटो खाते हो तो उसमें कितना, मतलब बॉयल वगैरह, सॉरी बॉयल नहीं, ऐसे चिप्स वगैरह उसके काटे जाते हैं, तो फिर उसमें कितना सारा स्टार्च निकलता है ना, तो वो बेसिकली स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है। ठीक है तो पॉलीसेकेराइड ही, ठीक है, वो शुगर का ही तो फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है मोनोमर। ठीक है, वन बाय वन करेंगे। तो वो कैटेगरी आ गई स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की, क्योंकि वहां पे वो स्टोर होने का काम कर रहा है, स्टेम में या रूट्स के पार्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसमें बेस्ट एग्जांपल सेल्यूलोज का है। क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज आपको मालूम है क्या बनाता है, प्लांट सेल वॉल बनाता है, तो वहां पे उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया कि वो सेल वॉल को बना रहा है। दैट मीन्स कि वहां पे एक स्ट्रक्चरल उसका जो फंक्शन है, पॉलीसेकेराइड का जो फंक्शन है वो वहां पे क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म करना। ठीक है, नॉट एज स्टोर का एनर्जी को मतलब स्टोर करना या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह नहीं यूज हो रहा है, वहां पे स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इस तरह से वो वाली सारी कैटेगरी आ जाएगी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में। ठीक है, यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड में भी जो कैटेगरी कुछ ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों ही कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, उसी को मैंने वन बाय वन लिख दिया है कि कौन सा वाला स्टोरेज होगा, कौन सा वाला स्ट्रक्चरल होगा। ठीक है, जो आपको याद रखना है वो होमोपॉलीसेकेराइड और हीट्रो वाला याद रखना है। आज जो करने वाले हैं वो होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड का कैसे, सबसे फर्स्ट एग्जांपल और मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं सेलुलोज का। ठीक है, सेलुलोज की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक लीनियर चेन वाला मॉलिक्यूल बनाता है, लाइनियर मॉलिक्यूल बनाता है या लाइनियर पॉलीमर बनाता है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। अगर इसकी बात करें इसमें मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी होती है, मोनोसेकेराइड रेजिड्यू कौन सा होता है, तो वो होता है बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज का है, इसी वजह से ये ह्यूमन के लिए डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, सेलुलेज एंजाइम, वो ह्यूमन इंटेस्टाइन के पास नहीं है। जबकि ये सेलुलेज एंजाइम होता कहाँ है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उसी के पास ये एंजाइम अवेलेबल है। ठीक है, उसी की मदद से जो कोई भी सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल उस बैक्टीरिया की मदद से ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो ये इसका मोनोसेकेराइड यूनिट क्या हुई सेलुलोज की, या तो आप सेलुबायोज कहोगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कहिए कि बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज कह रहे हैं, दैट मीन्स उसमें जो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है ये बीटा डी ग्लूकोज का है। बीटा डी ग्लूकोज का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे OH देखिए, कार्बन नंबर 1 से जो अटैच्ड OH है वो अबव द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर है, अगर यहाँ पर OH की पोजीशन होती तो वो अल्फा कहलाता। ठीक, नेक्स्ट वन, जब भी अब ये क्योंकि मोनोमर तो मोनोमेरिक रेजिड्यू तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज, तो जब भी O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा तो बीटा 1,4 की लिंकेज बनाता है। ठीक है, तो ये इसमें लिंकेज कौन सी हो गई, बीटा 1,4 की, किसमें, सेलुलोज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि उसका फंक्शन क्या है या कहाँ पे उसकी अक्रेंस है, तो कहाँ मिलता है, जो सेलुलोज है वो प्लांट सेल वॉल बनाता है, ये सभी को मालूम है। तो बेसिकली उसकी अक्रेंस क्या हो गई, प्लांट सेल वॉल। अब अगर हम ये बात करें कि स्टोरेज या स्ट्रक्चरल में सेलुलोज कौन सा है, तो कौन सा वाला होगा, बी वाली कैटेगरी का होगा, इसलिए मैंने उसको बी लिख दिया है, स्ट्रक्चरल, क्योंकि वो सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये आ जाता है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च हमेशा दो फॉर्म में होता है, ये भी लीनियर भी स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, लीनियर और ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ये स्टार्च हमेशा दो फॉर्म में रहता है, प्लांट बैकग्राउंड का मॉलिक्यूल है, प्लांट बैकग्राउंड की पॉलीसेकेराइड है, और किन किन दो फॉर्म में होता है, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। ठीक है, एमाइलोज की जब भी हम बात करेंगे तो पहली बात तो ये जान लेते हैं कि इसका जो मोनोमरिक यूनिट है या मोनोमर है, मोनोमरिक रेजिड्यू है, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इस वजह से ये हमारे लिए या प्लांट सेल्स के लिए डाइजेस्ट करना इजी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, कौन सा वाला, एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज या फिर बीटा एमाइलेज, वो ह्यूमन बींग्स के पास प्रेजेंट होता है। इसीलिए स्टार्च वगैरह, आलू वगैरह खाते हैं ना, रोटी है कि कुछ भी वीट वगैरह खा रहे हैं, तो हम वीट नहीं खा रहे हैं लेकिन आटा तो खाते हैं, तो उससे हमें जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है उसको एमाइलेज इजिली डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो कौन सा वाला है, इसकी यूनिट क्या हुई, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में जब एमाइलोज की बात करेंगे तो वो एक लीनियर चेन बनाता है, जबकि एमाइलोपैक्टिन की बात करेंगे तो उसमें अल्फा मतलब लीनियर के साथ ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, वो ब्रांचिंग कहाँ पे, आफ्टर 25 मॉलिक्यूल के बाद ब्रांचिंग शुरू होती है। ठीक है, इसी वजह से अमाइलोज में जब भी लिंकेज की बात करेंगे तो वो कौन सी होगी, ओनली बीटा 14, सॉरी अल्फा 14, अल्फा 14 होगी लिंकेज। एमाइलोज की जब बात करेंगे, अमाइलोपैक्टिन की जब बात करेंगे तो उसमें अल्फा 14 भी होती है और अल्फा 16 भी होती है। ठीक है, अल्फा 16 जहाँ पे ये ब्रांचिंग पैटर्न शुरू होता है वहां पे अल्फा 16 होगी, बाकी उस ब्रांच में फर्दर फिर से अल्फा 14 की लिंकेज होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसकी अकरेंस कहाँ पर है, तो स्टार्च कहाँ पे, प्लांट बैकग्राउंड से मिलता है। ठीक है, एनिमल को भी मिल रहा है तो वो प्लांट से ही मिल रहा है। तो और इसमें इन दोनों की बात करें कि स्टोरेज है कि स्ट्रक्चरल, तो किसका है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम होता है, तो इस वजह से ये कि कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ए कैटेगरी, दैट मीन्स स्टोरेज में आ जाएगा। नेक्स्ट वन आता है काइटिन की बात करते हैं। काइटिन आपने सुना होगा, जो फंगल सेल वॉल होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब एक बार जरा हम काइटिन पर इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो देख लेते हैं। तो काइटिन की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, नाक का मॉलिक्यूल होता है, उसी का बार बार रिपीटिशन होता है। जुड़ेंगे आपस में कैसे, क्योंकि पॉलीसेकेराइड सभी आपस में ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो ये भी हमेशा ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगी, और वो लिंकेज कौन सी होती है, बीटा 14 की लिंकेज होती है। तो इसमें भी कौन सा, नाग का मॉलिक्यूल तो हुआ लेकिन बीटा 14 लिंकेज हुई। ठीक है, बीटा 14 लिंकेज के साथ में इसकी अक्रेंस क्या है, फंगल सेल वॉल। ठीक, अब अगर इसकी बात करें कि इसकी कैटेगरी स्टोरेज और स्ट्रक्चरल में कौन सी होगी, तो कौन सी वाली होगी, स्ट्रक्चरल होगी। क्यों, क्योंकि ये भी तो फंगल सेल वॉल बना रहा है, फंगल सेल वॉल बनाता है, या फिर इंसेक्ट्स के जो वो होते हैं पंख होते हैं वो भी काइटिन के ही बने होते हैं। ठीक है, आपने जब वो एनालॉगी और होमोलॉगी वाला पढ़ा होगा तो उसमें इसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा जरूर, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है, एक चीज और मैं और क्लियर कर दूंगी, ये जो नाक का मॉलिक्यूल है ये एक्चुअल में कैसे होता है। एक्चुअली में जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कह रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ग्लूकोज तो ऑलरेडी होगा ही, ये बनता कैसे है, इसको एक बार देख लो कि एनोमेरिक कार्बन के अलावा, ठीक है, कोई और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी और कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे पहले रिप्लेस करके यहाँ पे अमीन बन जाता, मतलब कि अमीनो ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक, ये अमीनो ग्रुप अपने आप में फ्री नहीं रह सकता, इस वजह से इसका एसिटाइलेशन हो जाता है। एसिटाइलेशन दैट मीन्स CH3COOH उसका ऐड होना। अब वो ऐड कैसे होगा, वो ऐड ऐसे होगा कि NH के पास NH2 ये जो अमीनो ग्रुप है उसके पास 2 H है, और जब भी अगर इसको ऐड होना है किसको, CH3COH को, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, हम लिख सकते हैं CH3COH। ठीक, देखिए हो गया ना, CH3COOH। ठीक, तो होता क्या है, ये दोनों आपस में मिल करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी जब तक कि ये एसिटाइलेशन नहीं हुआ था तब तक कि ये क्या कहलाया, ग्लूकोसामीन का मॉलिक्यूल। जैसे ही एसिटाइलेशन हो गया तो ये क्या कहलाया, यानी कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, देखिए ये वाला,
वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज होता है तो ये स्ट्रक्चर बना लेता है ये वाला NHCOCH3। ठीक है, तो अब इसको क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, क्योंकि एसिटाइलेशन हो गया ना तो ये कहलाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और इसी का बार बार रिपीटिशन होता है जिससे वो काइटिन का पॉलीमर या ये कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड बना लेता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला आते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे, बीटा 1,4 की लिंकेज होती है, बाकी सारा इन्वॉल्वमेंट वैसे ही होगा। ठीक है, यही वाला जो बीटा 1 पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्दर आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है पैक्टिन। पैक्टिन आपने सुना होगा, जो फ्रूट्स की सेल वॉल होती है मिडिल लैमेला, वो बनती है कैल्शियम पैक्टेट की। ठीक है, तो वो जो कैल्शियम पैक्टेट है वो कहाँ, यानी अकरेंस इसकी क्या हो गई, विद इन प्लांट सेल। ठीक, और इसमें अगर पैक्टिन के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, वो कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है वो इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात है, इसके मोनोमर की बात करें तो ये OH है, जो ये OH है ये ही रिप्लेस होकर के यहाँ पे क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाता है 6th नंबर पोजीशन पर। ठीक है, COO आ जाता है, जिसकी वजह से जो इसका मतलब कि मोनोमरिक यूनिट है वो कहलाती है बीटा डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, उसी का बार बार रिपीटेशन होगा जिससे कि एक पॉलीमर फॉर्म होता है जो कहलाता है पैक्टिन। ठीक है, नाउ यानी कि इसमें जो लिंकेज होगी वो भी 1,6 हो सकती है। ठीक है, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी और 1,6 लिंकेज होती है। ठीक है, कहाँ पे अकरेंस क्या है, मिडिल लैमेला बताया, दैट मीन्स की प्लांट सेल वॉल। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें स्टोरेज है कि स्ट्रक्चरल है, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल है। क्यों, क्योंकि मिडिल लैमेला बना रहा है, सेल वॉल का ही पार्ट बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बॉटनी वालों के लिए, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसे स्टार्च का मॉलिक्यूल है सेम काइंड ऑफ ग्लाइकोजन का होता है। डिफरेंस क्या है कि जो स्टार्च है वो प्लांट बैकग्राउंड की बात करता है। ठीक है, प्लांट बैकग्राउंड में है, जबकि ग्लाइकोजन की बात करें तो वो एनिमल में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है। अंतर क्या है कि ये मोर ब्रांच्ड होता है, बाकी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में ये भी होता है, सेम है 1,4 लिंकेज इसकी भी होगी और इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज होती है एमाइलोपेक्टिन में। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें आफ्टर हर 13 मॉलिक्यूल के बाद ब्रांचिंग पैटर्न स्टार्ट होता है माइलोपेक्टिन में, जबकि स्टार्च की बात करते हैं तो वहाँ पे आफ्टर 25th मॉलिक्यूल यानी कि 25th मॉलिक्यूल निकल जाएंगे उसके बाद ब्रांचिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इस तरह से ये ग्लाइकोजन का और इसकी मतलब कि जो मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है वो भी सेम ही होती है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, और इसके ये लिंकेज तो मैंने बताया ही थी, सेम होगी स्टार्च की तरह। और ये पाया कहाँ जाता है, एनिमल बैकग्राउंड में। काम क्या करता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब इसको सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, स्टोरेज वाली, इस वजह से मैंने वहाँ पे ए लिख रखा है। ठीक है, द लास्ट वन इज इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या है, डहेलिया की जो रूट्स होती हैं, जो एक बड़ा सा फ्लावर आपने देखा होगा, सूरजमुखी का ही छोटे से बड़ा वाला रूप। ठीक है, उसी को मान लो, डहेलिया की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उसमें इन्यूलिन होता है। ठीक, ये भी एक पॉलीमर है, और पॉलीमर किसका होता है, वो फ्रक्टोज का होता है। फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूल है उसका पॉलीमर होता है इन्यूलिन। ठीक है, या पॉलीसैकेराइड फॉर्म में वही फ्रक्टोज यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं और फॉर्म करती है, एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कहते हैं इन्यूलिन। ठीक है, और ये इसकी अकरेंस क्या है, डहेलिया प्लांट में, प्लांट ही होगा, डहेलिया की रूट्स में होगा। ठीक है, और लिंकेज कौन सी होगी, बीटा 2,1 लिंकेज। वजह क्या है, क्योंकि ये फ्रुक्टोज यूनिट से बना हुआ है, और आपको याद होगा जब भी फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर बनाता था तो उसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा आता था, कार्बन नंबर 2। ठीक है, इस वजह से वो इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये इसमें जो लिंकेज होती है कौन सी होती है, बीटा 2,1 लिंकेज। राइट, द लास्ट वन इज, अब ये बताओ मुझे कि स्टोरेज होगा कि स्ट्रक्चरल, ऑफ कोर्स स्टोरेज होगा। क्यों, प्लांट रूट्स मतलब कि प्लांट की रूट्स में पाया जा रहा है ना, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ पे काम कर रहा है, या स्टोर फॉर्म में रहता है, तो इस वजह से इसकी कैटेगरी मैंने लिख दी ए, यानी कि ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये हो गया होमोपॉलीसेकेराइड की बात। कल वाला जो लेक्चर होगा वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। राइट, मेरे ख्याल से इनफ मैंने बता दिया है, सम अप करने की कोशिश करी है, जिनको
ज़रूरी नहीं है ये केवल बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, ये उनके लिए भी है जो इस वक्त नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक चार्ट फॉर्म में आपके पास है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रट लेना, क्योंकि इससे बहुत एमसीक्यूज बनेगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और प्लीज़ शेयर। और अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।